हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। और ये बोर्ड एग्ज़ाम बेसिकली क्लास 10 की है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम गवर्नमेंट बोर्ड से रिलेटेड है। गवर्नमेंट बोर्ड कहने का मतलब लाइक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी एनसीईआरटी, जो सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस चलाते हैं। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस आते हैं। अगर आप बोलेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, अगर वो बोलेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाया जाए और ज़बरदस्त वीडियो बनाया जाए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। इसके लिए मैं आपको एक नारा यानी स्लोगन अभी से दे देता हूँ। आप हमेशा याद रखना, 10 क्लास की 10 बातें आपको हमेशा आनी चाहिए। अगर आएगी तो आपको मैं श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका बोर्ड कम मेहनत में, बहुत आसानी से, बहुत ही एफिशिएंसी, अच्छे तरीके से बोर्ड आपका जाएगा। आप सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं बल्कि आप परसेंटेज लेकर आएंगे और अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर एक स्टूडेंट का जो क्लास 10 होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 10 के, वो पहली सीढ़ी होती है। अगर पहली सीढ़ी अगर अच्छी गई तो जाहिर सी बात है कि आने वाले जितने भी आपको कोर्सेज़ होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, वो भी अच्छा होगा। तो देखिए, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। वो गिन कर 10 बातें हैं। अगर आप 10 बातें बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे तो बिल्कुल आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। आइए हम लोग वीडियो के अंदर इंटर करते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग 10 बातों को चर्चा करें कि वो 10 कौन कौन सी बातें हैं जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स को सक्सेस करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात है कि बैच कब स्टार्ट होना चाहिए और एंड। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट बोर्ड की कोचिंग क्लासेस चलती है, वो सभी का जो बैच शुरू होता है वो जनवरी में शुरू हो जाए। अब चाहे वो जनवरी बिगिनिंग हो, चाहे वो मिडल हो या एंड हो, जनवरी में शुरू हो जाता है। तो अगर आपका बैच जनवरी में शुरू होता है तो वो दिसंबर एंड तक आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। कोर्स ख़त्म होने की यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि मैंने पूरा आपको सिलेबस पढ़ लिया। हो सकता है कि मैथ पूरा हो गया, साइंस पूरा हो गया, हिस्ट्री एसएसटी में आपने इकोनॉमिक्स और सिविक्स पढ़ लिया और ज्योग्राफी और हिस्ट्री अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। एक दो चैप्टर अगर आपको बचा हुआ है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप जनवरी मिड तक भी क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के। ठीक है। तो अगर आपका बैच जनवरी में शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जनवरी बिगिन या मिड या फिर एंड में, मान लीजिए किसी का बैच फरवरी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? फरवरी में। तो अगर किसी बच्चे का बैच, कोचिंग क्लासेस की जो बैच है वो फरवरी में शुरू हुई तो उसको भी एंड आपको किसी ना किसी तरीके से दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक कर लेना है। मान ले किसी की मार्च में शुरू हुआ तो मार्च वाले को भी किसी ना किसी हालत में 31 दिसंबर तक पूरा कर ही लेना है। एक दो चैप्टर किसी भी आपको सब्जेक्ट में बचे तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो जनवरी मिड तक क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। लेकिन किसी भी हालत में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी आपको बैच शुरू हो, लेकिन आपको 31 दिसंबर तक आप क्या करें, उसको पूरा कर लीजिए। क्योंकि हमारे सक्सेस होने में, मतलब 10 बातों में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, बहुत एफिशिएंसी वाला रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये बैच की जो टाइम पीरियड है वो भी आपको सही होनी चाहिए। अगर जिसका जनवरी में है तो वो बेस्ट है। ठीक है। फरवरी मार्च वाले को भी थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको दिसंबर 31 तक इसको पूरा कर लेना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या होता है ना कि जब बैच शुरू होता है हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा जुनून होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब आपको 2 महीना, 3 महीना कुछ कोर्स पूरा, मतलब कुछ सिलेबस पूरा होना शुरू हो गया, 10-20% सिलेबस पूरा हो गया, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर उत्सुकता ख़त्म होती रहती है। क्योंकि आप कहीं देख रहे हैं कि जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतार रहे हैं, घर आ जाए हैं। ठीक है। फिर कॉपी उठाया, फिर कोचिंग क्लासेस में पढ़ा, फिर जो है घर आ गए। तो उससे क्या होगा, या बीच में त्यौहार पड़ जाने से भी बच्चों को क्या होता है कि थोड़ा सा वो डेमोलाइज हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे साल भर जो है एक फ्लो में स्टडी करनी है। किसमें? फ्लो में स्टडी करनी है। तो याद रखना है कि बैच जब भी शुरू है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में होता है जनवरी में तो बेस्ट है। फरवरी मार्च वाले को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको पूरे साल जो है आपको एक फ्लो में स्टडी करना है और लास्ट में तो आपको एक्सेस कर देना है, बढ़ा देना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो दिसंबर तक हमने कोर्स पूरा कर लिया, जनवरी पूरा और फरवरी मिड, है ना, क्योंकि फिर हमारा एंड में फरवरी में आ जाता है तो सेंटर ढूंढने के लिए और बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। तो आपको जो 1.5 महीना बचेगा वो पूरी प्रैक्टिस और पूरा टेस्ट पर ही जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और जितना ज़्यादा टेस्ट कीजिएगा आपके अंदर उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमारे रिजल्ट को अच्छा लाने में इस बैच का भी बहुत बड़ा महत्व है। आइए बात नंबर 2, कह रहा है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे स्टेट जो 28 स्टेट हमारे इंडिया में है उनमें कॉमन स्टडी कर दी है। लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं लेकिन आपको जो हमारा कोर्स है वो सेम है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो चलाई गई बुक है, जिसमें क्या होता है कि सारे स्टेट के बच्चे जो हैं वो इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आपको वही एनसीईआरटी रहती है, कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन उनको कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ता है। उसकी बात हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो याद रखना है आपको केवल और केवल कौन सी किताब पढ़नी है, केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बस। इसके सिवा कोई आलतू फालतू किताब नहीं पढ़नी है। अब आगे सवाल है कि बुक में कौन कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, यानी एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो याद रखेंगे एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे उसके अंदर? क्या सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लें? अगर हम एनसीईआरटी मैथ की बात करें तो सिर्फ आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, क्या आप उससे अच्छा नंबर ला सकते हैं? 90+ आ सकती है, 80+ आ सकता है? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी बनता है, लेकिन एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको लगभग 30 to 35% जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम्पल से बनता है। तो आपको अगर एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले टीचर ने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया वो पढ़ना पड़ेगा, जिसको बेस कह सकते हैं, जिसको हम लोग थ्योरी कह सकते हैं। उसके आधार पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल कराया, उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल के बाद जो बुक का एग्जाम्पल है उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको पढ़ना पड़ेगा। और आप अपने अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा, जो ऐच्छिक प्रणाली होती है, जो इसको ऑप्शनल एक्सरसाइज कहते हैं, उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, वो आपके प्रैक्टिस से होता है। तो आप उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेस्ट, क्योंकि मैथ जो चीज़ होती है वो प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है, ठीक है। अगर हम बात करें साइंस की, साइंस में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री होती है। तो उसमें हम क्या पढ़ें? तो याद रखना कि आपको जो सर ने जो आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो तो समझना है। उसके आधार पर जो नोट्स कराया है उसको समझना है। साथ ही साथ आपको घर पर जो भी आपको टीचर ने चैप्टर पढ़ाया है उसको आके खुद से रीडिंग करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है जो एग्जाम्स में वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो चुका है, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको अंदर की सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो अंदर की सारी नॉलेज के लिए आपको उसकी क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब टीचर समझा देते हैं तो वो चीज़ हमें आसान हो जाती है, जिसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है। तो याद रखना है किताब में एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में मैथ में मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, साइंस में मैंने बता दिया क्या पढ़ना है। अब बात आती है एसएसटी। एसएसटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, 2 सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। 2 सब्जेक्ट आपको लेंदी हो जाता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आप वो पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सर ने आपको मान लीजिए हिस्ट्री में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो सर ने जो समझा है उसको समझ लीजिए, उसके आधार पर जो नोट्स कराए वो कर लीजिए। और एनसीईआरटी के चैप्टर एंड होने के बाद क्वेश्चन आंसर लिखा होता है उसको पूरा कर लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा कर लीजिए, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि पूरी तरीके से एसएसटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं कि हर एक किताब को, हर एक मतलब चैप्टर को पढ़ें लाइन बाय लाइन। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऐसा नहीं कीजिएगा, जो सर ने पढ़ाया वो और प्लस जो पीछे के जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, जो उसको हम लोग प्रश्नवाली कहते हैं, उसका आप क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बात नंबर 4, एनसीईआरटी बुक के अलावा और भी कुछ पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी तो बोला कि केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका 35% या 40% सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है
कि एक मार्केट में आता है क्वेश्चन बैंक, नाम सुना होगा क्वेश्चन बैंक। आप गोल्डन पब्लिशर का, किसका, गोल्डन पब्लिशर का क्या करेंगे कि उसको ख़रीद लीजिएगा, ठीक है। ख़रीदने के बाद क्या होगा कि जो भी सर ने पढ़ाया वो है, आप उसको जो है सिर्फ रीडिंग करेंगे। जैसे देखिएगा कि उस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कितनी एग्ज़ाम में आ चुका है। मान लीजिए कि मैं मैथ को पढ़ रहा हूँ, तो मैथ में क्वेश्चन कितने बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर नहीं देखना है। और उसी आंसर को देखिएगा जो आपने क्वेश्चन मतलब नोट्स बुक में नहीं किया है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है और ये एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा आया है। आंसर के ऊपर आप मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने बुक्स में कुछ आंसर लिखा है, क्वेश्चन बैंक में कुछ अलग आंसर होता है, तो आप थोड़ा सा सस्पेंस में आ जाएंगे। तो आंसर वही याद कीजिएगा जो आपके टीचर ने आपको कोचिंग में पढ़ाया है, और आपको क्वेश्चन बैंक सिर्फ क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए होता है। तो एक्स्ट्रा अगर पढ़ना होगा तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा मार्केट से, गोल्डन पब्लिशर की, जिसकी कीमत 100 रुपया है, ठीक है। बात नंबर 5 क्या है कि लिटरेचर सब्जेक्ट में क्या करें। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना कि बच्चे सिर्फ ज़्यादातर मैथ पे ध्यान देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और साइंस पे ध्यान देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मैथ, साइंस और हिस्ट्री पे, एसएसटी पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट अपने में 100% है। मैथ की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू आपको साइंस की है, उतनी वैल्यू एसएसटी की है, उतनी वैल्यू आपको हिंदी की है, उतनी वैल्यू आपको इसकी उर्दू और संस्कृत की है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 300 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 300 नंबर के लिए नहीं, आप बल्कि 500 नंबर के लिए पढ़ें, तो आपका परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना मेहनत आपने मैथ, साइंस, एसएसटी में किया है, उससे ज़्यादा मेहनत आपको कहाँ करना पड़ेगा, लिटरेचर सब्जेक्ट में। लिटरेचर सब्जेक्ट कहने का मतलब आपको ये हो गया, हिंदी हो गया, और मुस्लिम बच्चे के लिए उर्दू है, और हिंदू बच्चे के लिए संस्कृत होता है। तो उनको भी आपको, क्योंकि ये आसान होते हैं, अगर आपको अच्छा परसेंटेज लाना है तो पूरी मेहनत जो है इसी के अंदर कर डालिए, ठीक है। पूरी मेहनत लिटरेचर सब्जेक्ट के अंदर कीजिएगा। अगर आप इनके अंदर 80 नंबर भी ला देते हैं तो समझिए कि आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आने वाला है। तो लिटरेचर सब्जेक्ट को हम शुरू से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे, कुछ क्या मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो लिटरेचर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जब आपको 3 महीना 4 महीना बचता है तब वो कोचिंग ढूंढते हैं हिंदी की, उर्दू की या फिर संस्कृत की। तो इसमें क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि प्रेशर होता है लास्ट में। तो आपको अगर अच्छा नंबर लेकर आना है तो आपको इस लिटरेचर सब्जेक्ट को, जैसे आपने मैथ को शुरू किया है, साइंस को शुरू किया है, ठीक उसी प्रकार आप लिटरेचर सब्जेक्ट को भी शुरू कीजिए, तभी आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। बात नंबर 6, टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ ऐसे क्लासेस चलते हैं जो बहुत टॉप क्लासेस हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उनका लगभग मैथ में एक चैप्टर खत्म हो गया, साइंस में एक चैप्टर खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, अब टेस्ट लेना शुरू करते हैं। जनवरी में तो टेस्ट होता नहीं है, फरवरी आपको मिड से क्या होता है, टेस्ट शुरू हो जाता है। तो वो टेस्ट कैसे लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैथ एक चैप्टर हो गया, जैसे बहुपद जो है पोलिनोमियल, वो एक मैथ का चैप्टर है, उसने आपने पूरा पढ़ लिया। हर टीचर इसी को पढ़ाते हैं शुरू में। मैं एक आपको मेजॉरिटी मैं उस पर बता रहा हूँ। और मान लीजिए साइंस में एक चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, उसको भी टीचर ने पढ़ा दिया। तो अब टीचर क्या करेंगे कि बोलेंगे मैथ का आधा पढ़ना है आपको, और ये जो साइंस का आधा पढ़ के आना है। दोनों को क्लब करके वो टेस्ट लेना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा मैथ दे देंगे तो बच्चा थोड़ा डिमोलाइज हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए वो 50-50 कर देते हैं, जिससे बच्चा मैथ भी पढ़ता है और साइंस भी पढ़ता है, और इस प्रकार से वो टेस्ट लेना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पूरे महीने में 2-3 टेस्ट होता है, लेकिन जब एंड आता है 6 महीना बच जाता है, 5 महीना, तो पूरे 1 महीने में 4 हफ्ता होता है, चारों हफ्ते में टेस्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना, टेस्ट जो होती है हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। आप जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारा बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ला सकता है। तो टेस्ट देना, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट के डर से भाग जाते हैं या फिर एब्सेंट कर देते हैं, तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रीज़न ये है कि आपने जो पढ़ा वो कितना अच्छा पढ़ा या क्या पढ़ा, कितना आपको आता है, वो पता किससे चलता है, टेस्ट से। टेस्ट में अच्छा नंबर आने से मतलब नहीं है, टेस्ट को देने से क्या होता है कि आपकी जो हेजिटेशन है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। तो टेस्ट देना बहुत, हमें कब से शुरू करना चाहिए, तो याद रखना है कि टेस्ट हमें शुरू फरवरी एंड से कर लेना चाहिए। फरवरी एंड से हमारा टेस्ट शुरू होना चाहिए, थोड़ा ही सा हो लेकिन शुरू होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा
कि हाँ अब हमारा टेस्ट भी शुरू हो गया है, याद रखना है। अब 7 है कि टोटल टेस्ट कितना देना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर कि आपका कोर्स कितना पूरा हुआ है। तो देखिए स्टार्टिंग में याद रखना कि स्टार्टिंग का जो 5 मंथ होता है, जैसे कि हाँ मान लीजिए स्टार्टिंग का जो 5 मंथ होता है उसमें जो है हमारा टेस्ट जो होता है महीने में 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, लेकिन जो लास्ट का जो भी महीना बच जाता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पूरे महीने के हर हफ्ते में आपको टेस्ट देना है, यानी आपको पूरे महीने में 4 टेस्ट देना है। यह आपको खुद से करना है, नहीं तो अपने टीचर को बोले कि नहीं मुझे ये कराना है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके रिजल्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, याद रखना है। ठीक है, आपको मैं इस एग्जांपल बता देता हूँ कि जिस प्रकार हमारे बॉडी में ब्लड का जो रूप होता है, कार्य होता है, उसी प्रकार आपके पढ़ाई में आपका टेस्ट का कार्य होता है, यानी ब्लड और टेस्ट जो है एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं अच्छा नंबर आए तो आपको टेस्ट देना चाहिए। तो टोटल टेस्ट कितने देना चाहिए, ये डिपेंड करता है कोर्स पर, डिपेंड ऑन कोर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर कह रहा है क्या लास्ट टाइम में गाइड लेना चाहिए, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। कारण ये है क्योंकि आपको गाइड लेना ही नहीं है। गाइड जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं वो लेते हैं। बेवकूफ़ बच्चे कहने का मतलब कि उन्होंने पूरा साल भर पढ़ा, नोट्स बनाया, फिर जाके लास्ट में गाइड ले लेते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, फिर आपको नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप गाइड लेंगे आपका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि गाइड में जो होता है वो किताबी भाषा होता है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि मेरे छात्र और छात्राएं जो हैं वो क्या करें, अपनी भाषाओं में जो समझा है, जो टीचर ने पढ़ाया है, उस शब्द में आंसर को लिखें। तो याद रखना कि गाइड लेने की कभी भूल ना कीजिएगा। गाइड की जगह पे क्या लेना है आपको, क्वेश्चन बैंक, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, कह रहा है एडिशन भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ करना चाहिए, यस। और कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है एक एडिशन प्रैक्टिस तो आपको टेस्ट हो रहा है, इसके एडिशन में क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले बिहार बोर्ड जो है वो क्या करती है, सैम्पल पेपर इशू करती है, जो जिसमें आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पर वो आता है, जिसके अंदर 6 सेट 7 सेट का आता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का होता है। उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी सेट पेपर जो होता है 6 या 5 या 7 का आता है, तो मतलब आप 7 सेट अगर सॉल्व करके हर एक सब्जेक्ट का जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घर से 7 एग्ज़ाम देके जा रहे हैं। तो जो बच्चा 7 एग्ज़ाम देके जाएगा तो समझिए कि उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी आएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने तो जाहिर सी बात है गलती करना ही करना है। रीज़न क्योंकि फर्स्ट आपका टाइम है, लेकिन आप 7 बार टेस्ट दीजिएगा तो आपके अंदर पहली गलती है उसको सुधारेंगे, दूसरे टेस्ट में और सुधारेंगे, यानी 7 टेस्ट के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगी। तो याद रखना है एडिशन भी कुछ प्रैक्टिस करना, तो याद रखना है यस, वो होता है सेट पेपर जो बिहार बोर्ड इशू करता है फरवरी के एंड में, सॉरी ये एग्ज़ाम्स के 2 महीना पहले, कब, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले। तो सेट पेपर याद रखना है, क्या चीज़, सेट पेपर। ठीक है, जब ये इशू हो जाएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब के माध्यम से। कह रहा है कितना आवर्स पढ़ना चाहिए, कितना आवर्स पढ़ें, कितना आवर्स पढ़ें। तो याद रखना है कि स्टार्टिंग में जब हमारा कोर्स शुरू होता है तो आप कोचिंग में 2 घंटा पढ़ लिए, घर पे 1.5 घंटा 2 घंटा नोट्स बनाने में चला गया, उसके बाद आप बंद करके आराम से खेलने कूदने या फिर आप कोई भी काम में इंगेज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि इन सब के अलावा आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। शुरू का 3 महीना 4 महीना आपको कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन जब लास्ट आ जाए तो उसको आवर्स को इंक्रीज कर लेना है और एंड आते तक आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इतना ज़्यादा ही सिलेबस हो जाता है कि उसको रिवीजन करने में आपका खुद जो है 5 से 6 घंटा चला जाएगा, अगर आप इतना अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड जो होता है वो पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है। अगर आपकी पहली सीढ़ी अच्छी हुई तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जितनी भी सीढ़ी होगी वो सब अच्छी होगी। कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जो अपने से भी आपको सोचना है और समझना है कि पहली चीज़ ये है कि आप जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, दूसरे पे आप रिलाई ना करें, दूसरे पे आप निर्भर ना रहें। जो कीजिए खुद से कीजिए, जिसमें आपको खुद जो होगा महसूस होगा कि हाँ हमने ये खुद से किया है। आप दूसरे से मैथ्स बनवा कर या दूसरे से नोट्स लिखवा कर, तो ये आपकी कामयाबी नहीं है। खुद से अगर आपको अच्छा परसेंटेज, अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, 80% लेकर आना है या उससे प्लस लेकर आना है, तो आपको खुद जो है समझना पड़ेगा,
अपने गार्जियन की मेहनत समझना पड़ेगा और अपने परिवार को देखते हुए अपनी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ईमानदारी से। और दूसरी चीज़, कुछ मेरी तरफ से भी आप लोग हेल्प ले लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 10th के किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी छुड़ाकर, ठीक है, मैथ्स, साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको बताया हूँ, इसमें आपको किसी प्रकार की सहायता, या तो उसको समझाने में, नोट्स में, कुछ ट्रिक्स में, मैथ्स में जितनी भी आपको ट्रिक्स चाहिए, बड़ा से बड़ा आपको कॉन्सेप्ट मैं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा और वो आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। तो ये मेरा जो है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट में मेरे चैनल पे जाकर या इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिएगा और मैं आपकी सहायता करूँगा।